students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in this video we are going to read about the chapter The British in India. And in this chapter we will read about the arrival of the European trading companies in India, the revolt of 1857 and the role of social and religious reformers. So, let's begin with the arrival of the European trading companies in India. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. In order to gain control over the different countries of the world and colonize them, many European nations like Portugal, England, France and Poland, these countries set out to conquer regions in Asia and Africa. You can see the map. आपके सामने मैप है, ये यूरोप का मैप है और इन कंट्रीज़ ने एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए, वहाँ पर इन कंट्रीज़ को अपने साम्राज्य में इंक्लूड करने के लिए उन्होंने इनकी तरफ अपना रुख मोड़ा और इसके लिए उन्होंने सी रूट जो है उसको चुना. वाई इंडिया नोन एज गोल्डन बर्ड. जिस समय यूरोपियन नेशंस ने इंडिया की तरफ रुख मोड़ा, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, उस समय इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी. इट वाज अ वेरी रिच कंट्री. इट वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, गोल्ड, इंडिगो, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर मिनरल ओर्स. इंडिगो मतलब जो नील होती है, जो डाई में यूज़ करते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे यहाँ पर, जैसे कि मिनरल्स थे, गोल्ड जैसे जो मिनरल्स थे, देन कॉटन और सिल्क के जो फाइबर्स यहाँ पर बनते थे, और यहाँ के जो स्पेशली मसाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का. तो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पर इन सारी चीज़ों का ट्रेडिंग होता था. और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संपन्नता थी, यहाँ की जो समृद्धता थी, वो उसका चारों ओर उस टाइम डंका बज रहा था और इसीलिए कहा जाता था कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया था. आप देख सकते हो, गोल्ड है, मसाले हैं, सिल्क है, जेम्स है, कॉटन और सिल्क जैसे फाइबर्स है, इनका प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था. इसी के साथ जो नील यानी कि जिससे हम डाई करते हैं कपड़ों को, है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग का आइटम था उस समय, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर इंडिगो की खेती होती थी. और ये इंडिगो मतलब जो जिसको हम नील बोलते हैं वो यूज़ करते हैं हम. तो इंडिगो के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स से ये कलर हमें मिलता है. Then the first European to discover a sea route to India was a Portuguese explorer Vasco da Gama. Vasco da Gama जो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, सेलर थे, उन्होंने इंडिया को खोज निकाला by sea route. Okay, you can see the ships that was used by him. In 1498 he traveled अफ्रीका. अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से उन्होंने टर्न करके पूरा इसको कवर करके इंडिया के कालीकत जो इसका एक बंदर था वहाँ पर इन्होंने लैंड किया. तो ही स्टार्टेड फ्रॉम लिस्बन. यहाँ पर हमने देखा था पुर्तगाल यूरोप के मैप में. तो यहाँ से ऐसे उसने जो है अफ्रीका को पूरा एक राउंड काट के फिर इंडिया में लैंड किया. तो ये जो सी रूट था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा. द पोर्तुगीज सेट अप ट्रेडिंग और बिजनेस सेंटर्स इन कोझिकोड एंड कोच्चि. कोझिकोड और कोच्चि जो थे केरला में, यहाँ पर कोझिकोड है, ये कोच्चि है, ये केरला के पार्ट्स है, कोस्टल एरियाज है. यहाँ पर उन्होंने अपने जो है ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किए. उसके बाद द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ट्रेडर्स फॉलोड द पोर्तुगीज एंड सेट अप द ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया. जैसे ही पोर्तुगीज़ ने वो फाइंड आउट कर लिया उस रूट को, तो यूरोपियन जो दूसरे कंट्रीज़ थे जैसे कि फ्रांस है और इंग्लैंड है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना शुरू किया. यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोगो है और ये कंपनी भी जो है इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना इसने शुरू किया. टू गेन द सुप्रीमेसी एंड रिप प्रॉफिट दे फॉट विथ ईच अदर. उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे वो अपने आप में ही लड़ने लग गए, क्योंकि दोनों को ही प्रॉफिट चाहिए था और दोनों को ही इंडिया के साथ ट्रेड करना था. However, the British defeated all other trading companies and acquired complete control over India's trade. और धीरे धीरे ब्रिटिशों ने पूरे ट्रेडिंग के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और बाकी जो दूसरे कंट्रीज थे उनको वहाँ से हटा दिया. देन वी हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे फॉर्म हुई यहाँ पर.
द ब्रिटिश फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1600 फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। ट्रेडिंग के पर्पज से ये कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी यहाँ पर। उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, यानी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड और आयरलैंड की क्वीन थी उस टाइम। और इनको जो है सबसे पहले इन्होंने सूरत जो गुजरात में है वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी जो है वो अपनी स्टार्ट की। लेटर द मुगल एम्परर जहांगीर गेव हिम परमिशन टू सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, इन्होंने इंडिया के दोनों कोस्टल एरियाज पे इनको परमिशन दी फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस करने की परमिशन दी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स इन मुंबई। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ स्टार्ट किए? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। एंड दे सून इरेक्टेड देयर फोर्ट्स एट दीज लोकेशंस। उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले वहाँ पर अपने फोर्ट्स बनाना उन्होंने स्टार्ट किए। इसी के तहत जो फ्रेंच कंपनीज थी उन्होंने भी अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स के साथ साथ अपने फोर्ट्स बनाना शुरू किए। ये फोर्ट आप देख सकते हो, ये एक फ्रेंच फोर्ट है जो कि पुडुचेरी में आप देख सकते हो इसको। देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पुडुचेरी। तो फ्रेंच जो फोर्सेस थे उनको डेफिट कर दिया गया बाय ब्रिटिश लोगों ने उनको भी डेफिट कर दिया, उनको हरा दिया और उनकी जो सारी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स थी उनको हटा दिया। तो सिर्फ उनका जो वर्चस्व था वो सिर्फ पुडुचेरी में था, मतलब फ्रेंच लोग थे वो सिर्फ पुडुचेरी में रह गई, बाकी सारा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। After the death of Mughal Emperor Aurangzeb in 1707, several small regional kingdoms emerged. They fought with each other. The British East India Company took advantage of this situation and started taking control of the political affairs of the country. अब हुआ ये कि जो मुगल एम्परर थे उस टाइम, जो औरंगजेब थे, उनकी डेथ के बाद छोटे मोटे जो किंगडम्स थे, यहाँ के राज्य थे, उनके जो किंग्स थे, उनके जो राजा महाराजा थे, वो एक दूसरे के साथ आपस में ही लड़ने लगे और इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इनको अपने आप में इनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर इन्होंने उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो शुरू किया। वी हैव द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी। लेट्स सी what is Battle of Plassey. The British wanted to reap more profits out of their trade with India, and to ensure this they took control of the rich state of Bengal. Now here is the picture of Sirajuddaulah, who was the Nawab of Bengal at that time. ये जो थे नवाब जो थे बंगाल के और उनका जो किंगडम था, मतलब जो उनका स्टेट था बंगाल, वो बहुत रिच था और ब्रिटिश जो कि बहुत प्रॉफिट चाहते थे अपने ट्रेड में, तो उन्होंने ऐसे जो रिच स्टेट्स थे उनके जो नवाब्स थे या उनके जो राजा थे उनको उन्होंने अपने ट्रेडिंग में शामिल करना शुरू किया। बट क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने उनको प्रोटेस्ट किया और उनका जो ब्रिटिशों का जो वे था ट्रेडिंग का वो उनको पसंद नहीं आया। ही डिड नॉट लाइक द वे ऑफ ट्रेडिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज प्राइवेट आर्मी विद इन हिज किंगडम। ब्रिटिशों का ये कहना था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके जो राजा महाराजा हैं उनको ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में रखना है, अपने राज्य में रखना है और उनका सारा मेंटेनेंस उनको देना है। बट सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और इसी के चलते सिराजुद्दौला डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट देम और ब्रिटिश फोर्स और सिराजुद्दौला जो है उनके बीच में वॉर हुआ था इन 1757 अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय कर्नल थे यहाँ पर ब्रिटिश फोर्स के, उन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा दिया, डेफिट कर दिया। द नवाब वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। दिस वॉर इज़ नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। और इस तरह से ये जो बैटल हुआ था प्लासी में, उस और वार को हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्स की हेल्प से इनको कैप्चर करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। Then we have Battle of Buxar. After Sirajuddaulla's death, Bengal came under the rule of Mir Jafar. अब मीर जफर कौन थे? After the Battle of Plassey, Mir Jafar climbed the throne of the largest Bengal. अब सिराजुद्दौला की डेथ के बाद मीर जफर जो थे वो वहाँ के राजा बने, नवाब बने वहाँ के। After being Nawab, Mir Jafar did not dare to show any power.
ही वॉज जस्ट लाइक अ पपेट शो ऑफ द इंग्लिश। लेकिन मीर जफ़र के अंदर उतना साहस नहीं था, उतना करेज नहीं था, और इसलिए वो अंग्रेज़ों के हाथ की एक कठपुतली बन गई, वो कुछ नहीं कर सके। इसके बाद जो मीर कासिम थे, मीर कासिम जो थे वो सन इन लॉ थे इनके मीर जाफ़र के। तो मीर कासिम मेड एन अटेम्प्ट टू रिकवर बंगाल फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल से बंगाल को छुड़ाना चाहा। दिस एनरेज द ब्रिटिश एंड दे वेज अ वॉर अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये जो कुछ एम्परर्स थे वहाँ के, जैसे कि अवध के जो नवाब थे, ही इज़ नवाब ऑफ अवध, देन मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे, उनकी जो एक कंबाइंड आर्मी थी उसके खिलाफ ब्रिटिशों ने वापस से जो है बैटल छेड़ दिया। लेकिन व्हाट हैपेंड, द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बोथ द नवाब्स एंड द मुगल एम्परर वर डेफिटेड एट द बैटल ऑफ बक्सर। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंटर में जो है वो बक्सर है, और यहाँ पर ये अवध है, यहाँ इस तरफ आप देख सकते हो ये बंगाल है। तो इस तरह से इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनको बक्सर की लड़ाई में जो है ब्रिटिशों ने हरा दिया in 1764. It was by winning this particular battle that the East India Company formally consolidated its position as a colonial power in India। और इस बैटल के साथ ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा पोजीशन जो था पूरी पावर के साथ उसको बना लिया था। देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर रीजन्स, अब जो कि इन्होंने बंगाल है या फिर जो ईस्ट इंडिया था, ईस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ उन्होंने जब कॉन्कर कर लिया, वहाँ जब उन्होंने अपने पैर जमा लिए, उसके बाद जो बाकी का जो पार्ट था इंडिया का, उन्होंने वहाँ पर कैसे कदम रखा। सो द ब्रिटिश ग्रेजुअली टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया, दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस पॉलिसीज विच इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। और उन्होंने इंडिया को रूल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो है वो अपनी यहाँ पर शुरू की। उसमें से एक थी सब्सिडरी अलायंस। इट वॉज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 1805, and this policy stated that Indian rulers were not allowed to have their independent force। Indian rulers अपने independent force को नहीं रख सकते। They were to be protected by the company। उनको कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और उनको जो है इन फोर्सेस के लिए, कंपनी की फोर्सेस के लिए उनको सब्सिडरी जो है उनका मेंटेनेंस के लिए वो देना पड़ेगा। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अंडर रिचर्ड वेलेस्ली एज द गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh and Hyderabad were forced to give over parts of their territory as they had failed to pay the alliance। और इस तरह से ये अलायंस नहीं देने के कारण नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी जो टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गई, ब्रिटिशों ने उसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से एक और पॉलिसी थी उनकी, ये तो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। द सेकेंड पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856। He devised the doctrine and it stated that a kingdom could not be annexed if the king died without a male heir। अगर किसी किंगडम में, अगर किसी स्टेट में वहाँ के राजा की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और अगर उसका कोई हेयर नहीं है, मीन्स वारिस नहीं है, मेल वारिस, तो वो जो किंगडम है या फिर वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाएगा। ओके, मीन्स ब्रिटिश विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट किंगडम फोर्सफुली। तो ये जो थी पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की थी इंडिया में। इन 1852 गवर्नर जनरल डलहौसी एक्सटेंडेड द ब्रिटिश कंट्रोल बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दिस वाज एन एक्ट एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑक्युपाइड द स्टेट्स एंड द लैंड्स ऑफ द इंडियंस। जितनी भी लैंड्स और जितनी भी स्टेट्स उन्होंने ऑक्युपाई करके रखी थी उनको एनफोर्स करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की। The British were quick to realize that Indian kingdoms were divided and involved in conflicts with each other। उनको पता था कि यहाँ के जो छोटे मोटे जो राजा थे वो एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। उन्होंने इसका एडवांटेज लिया और उन्होंने अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल जो थी वहाँ यहाँ पर स्टार्ट की।
इसके अगेंस्ट में जैसे कि महाराष्ट्र में या हम कह सकते कि जो दक्खन का जो पार्ट है वहाँ के जो मराठास थे, लाइक शहाजी, शिवाजी, बाजी प्रभु, तानाजी, संभाजी, ये जो कुछ वहाँ के इमर्जिंग जो राजा थे, मराठास थे, वो इनके साथ जो मैसूर के जो कुछ किंग्स थे या वहाँ के आसपास के जो किंग्स थे, देन जो पंजाब के कुछ किंगडम्स थे, पंजाब के आसपास के, ये सारे मिलके उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। बट ब्रिटिश जो फोर्सेस थे, ब्रिटिश जो आर्मी थी, उन्होंने इन सारे किंगडम्स को बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व रखा बहुत सालों तक, और धीरे 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 पूरी कंट्री में अपने पैर पसार लिए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस? हाउएवर दे वर अल्टीमेटली डिफीटेड एंड अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ये सारे जो छोटे मोटे स्टेट्स थे वो ब्रिटिशों ने अपने फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लिए। बाय 1850 द ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुल इन सेटिंग अप देयर पॉलिटिकल रूल अक्रॉस द होल इंडिया, और 1850 तक उन्होंने पूरी कंट्री में अपना पॉलिटिकल रूल्स जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिए। और इसका जो नतीजा हुआ, डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के अंदर नाराज़गी जो है वो आने लगी ब्रिटिशों के अगेंस्ट में। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी के प्रति नाराज़गी जो है वो व्यक्त करना, और इसका जो रीज़न था वो था स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। और इसके चलते जो डिससेटिस्फैक्शन हुआ, इंडिया के रूलर्स थे, इंडिया में जो रूलर्स थे, छोटे मोटे जो किंगडम्स थे, उनके जो राजा महाराजा थे, यहाँ के जो वीवर्स थे यानी कि जो बुनकर थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, उनके अंदर जो है नाराज़गी शुरू हुई। दे ऑल फेल्ट एक्सप्लॉयटेड एंड सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, और उनको लगने लगा कि जो ब्रिटिश है वो हमारा शोषण कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लॉयटिंग अस। फार्मर्स जो थे उनको हेवी टैक्सेस देने पड़ रहे थे, दे हैड टू पे हेवी टैक्सेस इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फेमिन। जब सूखा होता था, बारिश नहीं होती थी, खेती नहीं कर पाते थे किसान, तब भी उनको टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशों को। दे वर फोर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो, उनसे ज़बरदस्ती कॉटन और इंडिगो की जो खेती है वो करवाई जाती थी, क्योंकि ये जो कॉटन उस टाइम ग्रो होता था, उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया था, और इसके चलते वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, वहाँ के जो मशीन्स थे, उनके यूज से उन्होंने यहाँ से कच्चा माल ले जाना शुरू किया, जैसे कि कॉटन है, और यूरोप में उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में उनसे क्लोथ्स बनाए, और वो क्लोथ्स जो है वो हाई कॉस्ट पे वो इंडिया में बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत सारा प्रॉफिट उनको होने लगा। लेकिन इसके लिए जो है इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, फोर्सफुली उनको कॉटन और इंडिगो जो था उनकी खेती करने के लिए उनको ज़बरदस्ती की गई। दूसरा एक वहाँ यहाँ का प्रोडक्ट है ओपियम, यानी कि जिसको हम अफीम बोलते थे। ये अफीम जो थी इसकी खेती भी वो ज़बरदस्ती करवाते थे। The raw material for making cloth was taken from India. The British purchased it at very low prices and the finished product was then sold back in the Indian markets. यहाँ से जो कच्चा माल जाता था वो बहुत कम कीमत पे वो लेके जाते थे यहाँ से खरीद कर, और जब फाइनल प्रोडक्ट्स वो वहाँ से लेके आते थे यूरोपियन कंट्रीज से, अपनी कंट्रीज से बना के, तो वो यहाँ पर हाई रेट पे उनको बेचते थे इंडिया के मार्केट्स में। द इंडियन वीवर्स सफर्ड हेवी लॉसेस। इंडिया में जो वीवर्स थे यानी कि बुनकर्स थे, उनको बहुत लॉस हुआ इस वजह से, क्योंकि जो कंपटीशन था फैक्ट्री मेड क्लॉथ और जो हाथों से यहाँ पर लोग बुनकर जो बनाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और इट ऑब्वियसली जो फैक्ट्री मेड क्लॉथ था वो अच्छी क्वालिटी का था, बेटर क्वालिटी का था, इसलिए यहाँ के जो बुनकर थे वो जॉबलेस हो गए। यहाँ की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ने लग गई। यहाँ के जो कॉटन कल्टीवेटर्स थे, यहाँ के जो वीवर्स थे, बुनकर्स थे, वो पुअर होने लग गए और जॉबलेस हो गए थे। देन नेक्स्ट इज द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 में क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857। Besides the farmers and the weavers, the Indian soldiers were also dissatisfied. इंडिया के जो सोल्जर्स थे उस टाइम वो भी dissatisfied थे with British Army. The anger of Indian soldiers was collectively expressed in the uprising of 1857, also known as
द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो एक एंगर को दर्शाता है, वो ब्रिटिशों के खिलाफ जो सोल्जर्स के अंदर गुस्सा था उसको वो शो करता है। इसका रीज़न क्या था? What was the causes of revolt of 1857? See, the Indian soldiers were extremely unhappy because they were treated unjustly by the British officers. They were not promoted and were also paid less salaries as compared to the British soldiers. British soldiers जो थे उनको ज़्यादा सैलरीज मिलती थी, इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती थी। ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रमोशंस मिलते थे, इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशंस नहीं मिलते थे, इसलिए जो सोल्जर्स थे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन था, दे वर नॉट हैप्पी। However, it was the introduction of the Enfield rifle that finally led to the revolt। और ये जो राइफल है एनफील्ड राइफल, ये उस रिवॉल्ट का एक रीज़न बना। हुआ ये था, to load this rifle the soldiers had to bite off the outer covering of this cartridge, and it was rumored that the cartridge was greased with the fat of either cow or pig, and this hurt the religious sentiments of both Hindus and Muslim soldiers। The soldiers refused to use these bullets and revolted against the British, and the revolt started in मीरत on May 10th। हुआ ये था कि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी में जो एनफील्ड राइफल दी जाती थी सोल्जर्स को, उसमें जो कार्ट्रिज लगाया जाता था, जिनकी बुलेट जो था, ऐसा उस समय रूमर था कि ये जो कार्ट्रिज बनता है उसके लिए जो फैट यूज़ करते थे लगाने के लिए वो काऊ या फिर पिग के चर्बी से यानी कि फैट से बनता है, ऐसा कहा जाता था। और इस राइफल का ये जो बुलेट था उसको मुंह से खोल के फिर उसमें डाला जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदूज़ और जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी वो बहुत हर्ट हुई, क्योंकि काऊ और पिग जो एनिमल्स है, जैसे काउस जो है वो सैक्रेड मानी जाती है हिंदू रिलीजन में, और पिग जो है उनको मुस्लिम जो रिलीजन है वो उनके लिए वो अच्छा नहीं है। तो दोनों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो इससे रिलेटेड थे। इसके साथ एक दूसरा रीज़न ये था कि जो मंगल पांडे नाम के एक जो सिपाही थे बंगाल में, बंगाल की जो आर्मी थी ब्रिटिश आर्मी, उसमें ही किल्ड 2 जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी at a parade ground and was sentenced to death by hanging। मंगल पांडे जो थे इन्होंने 2 ब्रिटिश जनरल्स को मार दिया और इसकी वजह से उनको फांसी की सज़ा जो थी वो सुनाई गई। और ये जो था इट वाज अ स्पार्क, ये एक इस इंसिडेंट्स ने एक स्पार्क की तरह काम किया, और इसके बाद जो है ये पूरा जो रिवोल्ट था 1857 का, ये आग की तरह पूरी कंट्री में फैल गया। द सोल्जर्स इन मीरत शॉट डाउन देयर ब्रिटिश सुपेरियर्स एंड टुक ओवर मीरत। मीरत में भी जो सोल्जर्स थे वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने शॉट कर दिया, उनको मार गिराया और मीरत को अपने कंट्रोल में ले लिया। द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेनी लीडर्स सच एज नाना साहेब पेशवे एंड रानी लक्ष्मीबाई, देन बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, ये कुछ लीडर्स थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को आगे ले जाना चाहा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश एज दे हैड बेटर वेपन्स एंड वर मोर ऑर्गेनाइज्ड। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करती थी, उनके पास अच्छी क्वालिटी के जो वेपन्स थे, उसकी वजह से इस रिवोल्ट को वहीं पर दबा दिया गया बाय ब्रिटिश आर्मी। आप देख सकते हो उस समय जो मीरत का कंडीशन था या उसके आसपास के जो भी इलाके थे जैसे कि लखनऊ, झांसी, दिल्ली, कानपुर, इन सारी जगहों पे ये जो था रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था 1857 का, इसका असर दिखने लगा था। Although the revolt was started by the soldiers, it awakened the Indian people and made them realize the importance of freedom। भले ही ये जो रिवोल्ट था सोल्जर्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था, बट इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो कॉमन लोगों पर भी हुआ, और लोगों के अंदर एक फ्रीडम का इम्पोर्टेंस उनको समझने लगा, और एक फ्रीडम की जो फीलिंग थी उनके अंदर आने लगी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज। और अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो है एक कॉमन जो कॉज था फ्रीडम, उसके लिए वो इकट्ठा होकर फाइट करने लगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही जो रिवोल्ट था इसको इंडिया के इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर
जो है वो कहाँ जाता है। इस रिवॉल्ट का एक और इम्पैक्ट हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और ये कंपनी सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई और क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये है क्वीन विक्टोरिया और ये है वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर ऑफ इंडिया जो थे उनको अपॉइंट किया गया। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। Raja Ram Mohan Roy was born on August 14, 1774. He brought about remarkable reforms in India during the 18th century. 18th century में इन्होंने बहुत अच्छा remarkable जो है काम किया था इंडिया में। He advocated the abolition of sati and child marriage. उन्होंने सती प्रथा जो थी और चाइल्ड मैरिज जो था, जो अपने यहाँ ट्रेडिशन था, उसको इन्होंने बंद किया। अब सती प्रथा का मतलब ये है कि जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है वो उस हस्बैंड के साथ ही चिता में बैठ के अपने आप को जला लेती थी, जिंदा जला लेती थी। और दूसरी एक जो कुरीति थी या फिर कुप्रथा जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों के जो थे उस टाइम मैरिजेस हो जाते थे, शादियाँ कर दी जाती थी। तो ये दोनों ही जो प्रथाएं जो थी इंडिया में उस टाइम, उनको इन्होंने बंद करवाया। ही वॉन्टेड इंडियंस टू लर्न इंग्लिश, लैटिन, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जोग्राफी। उनको लगता था कि इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे, वो दूसरी लैंग्वेजेस सीखे, जैसे कि इंग्लिश है, लैटिन है, वो साइंस पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, जोग्राफी पढ़े और दुनिया को जाने। ड्यूरिंग दोज डेज प्रेस वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वन हैड टू टेक परमिशन टू पब्लिश आर्टिकल्स। और उस टाइम बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल था, इसलिए प्रेस में अगर आपको कुछ लिखना होता था तो भी आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम गवर्नमेंट। राजा राम मोहन रॉय प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एंड सपोर्टेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। और उस समय उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट में वो खड़े रहे और उन्होंने सपोर्ट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। उन्होंने कहा कि हर एक को अपना जो बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द ब्राह्मो समाज। उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की और ये जो ब्राह्मो समाज था, इट वॉज नॉट बिलीविंग इन आइडल वर्शिप एंड वॉज अगेंस्ट द एविल कास्ट सिस्टम। आइडल वर्शिप यानी कि जो मूर्ति पूजा हम करते हैं उसके ये अगेंस्ट थे, और जो कास्ट सिस्टम थी इंडिया में उस टाइम, जैसे कि अपर क्लास, लोअर क्लास, ये जो डिफरेंसेस थे, अनटचेबिलिटी थी, उसके ये अगेंस्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती, he was born on February 12, 1824. He was a great social reformer who protested against the idol worship, caste system and advocated women's education and their right to read religious texts. उस समय जो दयानंद सरस्वती जी ने काम किया था वो भी राजा राम मोहन रॉय की तरह ही था, जैसे कि कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसको ख़त्म करना चाहा। देन वुमेन एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया। उनका कहना था कि हर लड़की जो है, हर जो औरत है या जिसको हम कहते हैं कि हर बच्ची है, उसको पढ़ना चाहिए और उनको इतना एजुकेशन तो देना चाहिए कि वो जो अपने रिलीजियस बुक्स जो है उनको पढ़ सके, अपने जो धार्मिक बुक्स है उनको वो पढ़ सके। ही रिवाइव्ड द एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड एजुकेशन फॉर ऑल। उन्होंने सबके लिए एजुकेशन जो था उसको प्रमोट किया। ऑन अप्रैल 7, 1875 ही फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई। उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ही वांटेड द हिंदूज टू मूव अवे फ्रॉम द फॉल्स बिलीफ्स, और जिसको हम कहते हैं सुपरस्टिशंस, है ना, अंधश्रद्धा, उनसे दूर रहने के लिए उन्होंने जो है लोगों को कहा। तो जो अंधश्रद्धा या सुपरस्टिशंस जिसको हम कहते हैं, फॉल्स बिलीफ्स जो हम मानते हैं, उनको दूर करके अच्छी हैबिट्स को उन्होंने अपनाने के लिए लोगों को कहा। ही बिलीव्ड दैट द वेदास वर द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज एंड एवरीबडी शुड नॉट जस्ट रीड बट ऑल्सो प्रोपोगेट देम। उन्होंने ये कहा कि जो वेद है, हमारे जो पुराण है, चारों जो वेद हैं, जैसे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद, इनको आप पढ़ो, इनमें जो अच्छी बातें हैं उनको आप अपने जीवन में लाओ, अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करो। आर्य समाज was founded in Bombay in 1875. Dayanand Saraswati was a scholar, a patriot, a social reformer and a revivalist. His motto was back to the Vedas. उन्होंने एक मोटो दिया था कि आप वेदों की तरफ जाओ, आप वेदों को पढ़ो, उसके अंदर जो लाइफ का सार है, जीवन का सार है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। और जो बर्थ के टाइम
हम ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में इसने जन्म लिया है इसलिए ये ब्राह्मण है। अगर कोई लोअर कास्ट का फैमिली है, उसमें बर्थ लेने वाले जो बच्चे हैं, वहाँ जन्म लेने वाले बच्चे उसी कास्ट को बिलोंग करेंगे, इसके वो अगेंस्ट में थे। ही स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू ब्रिंग बैक दोज हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स टू इट्स फोल्ड। उन्होंने जो धर्मांतरण हुआ था, जो दूसरे रिलीजन में लोग गए थे हिंदू धर्म से, उनको उन्होंने शुद्धि मूवमेंट के थ्रू वापस अपने धर्म में आने के लिए हेल्प किया। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ही वॉज बॉर्न ऑन September 26, 1820। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, एकेडमिशियन एंड रिफॉर्मर। वो एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, स्कॉलर थे। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ विडो रिमैरेज जो था उसको इनिशिएट किया, मतलब विधवा विवाह जिसको हम कहते हैं, उसको उन्होंने प्रमोट किया। और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। ही ऑल्सो अपोज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वॉज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर ब्राह्मण्स। उस टाइम सिर्फ ब्राह्मण जो थे उनको ही जो है पढ़ने लिखने का यानी कि एजुकेशन का राइट था। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई और एजुकेशन फॉर ऑल जो था उनका नारा था। देन आप पिक्चर देख सकते हो, विडो रिमैरेज, जैसे कोई विडो होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ऐसी जो लेडी होती थी उसको मैरिज करने का, वापस से मैरिज करने का यानी दूसरी शादी करने का राइट नहीं था उस टाइम। तो इसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई और इस सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट करवाया, विडो रिमैरेज। देन उन्होंने जो था कि पीपल जो थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उनकी भी उन्होंने स्थापना की। देन नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। एंड देन सर सैयद अहमद खान, ही वॉज अ मेजर सपोर्टर ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द मुस्लिम मासेस। मुस्लिम जो लोग थे उस टाइम के, उनके अंदर एजुकेशन के प्रति जो एक जागरूकता लेके आए वो थे सर अहमद खान। इसलिए इन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, अभी भी है, उसकी उन्होंने स्थापना की। और इस तरह से ये जो सारे रिफॉर्मर्स थे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उस टाइम का जो इंडिया का एक पिक्चर था, जैसे कि कंट्री पुअर हो गया था, कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कंट्री जो है वो सुपरस्टिशंस और जो फॉल्स बिलीफ जिसको हम बोलते हैं उससे ग्रस्त था। देन एजुकेशन नहीं था लोगों के अंदर, लिटरेसी नहीं थी, और हर तरफ जो था वो शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लेकिन ये कुछ सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्मर्स थे, उनकी बदौलत इंडिया में एक क्रांति आई, और जो फिर आगे चल के इंडिया के फ्रीडम में उन्होंने साथ दिया, और इस तरह से जो है इंडिया को एक दिशा मिली फ्रीडम के लिए। So here we have come to the end of this video. We will soon meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.